Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में ही जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, तब से ही देश में काफ़ी हलचल रही। भाजपा को वो आशातीत सफलता नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। चुनाव से पहले भाजपा नेता और प्रधानमंत्री मोदी शाह इस बात का ऐलान कर रहे थे अब की बार 400 पार, लेकिन उनकी जो खुद की परफॉर्मेंस थी, भाजपा के खुद कुल सीटें 240 सीट तक सिमट गई। पिछली बार पूरे देश में उनकी सीट 303 थी, यानी 60 सीटें कम रह गईं। 60 सीटें भाजपा के पास, बल्कि 163 सीटें भाजपा की कम हुई। खास तौर से उनको सबसे बड़ा नुकसान यूपी और महाराष्ट्र में हुआ। यूपी में उनकी 33 सीटें उनको मिली, जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से में 37 और 6 कांग्रेस के खाते में गई। इस तरीके से ये इतना भारी झटका भाजपा को लगा कि जहां वो 80 में से 75 सीट लाने के दावे कर रहे थे, वो आधे से भी कम में सिमट गए। इस बात को लेकर भाजपा में भारी तहलका मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है कि जिस प्रदेश में अयोध्या में खास तौर से राम मंदिर का निर्माण भाजपा ने पूरी तरीके से मुद्दा बनाया था कि किस तरीके से चुनाव में वो राम मंदिर का जो मुद्दा उठाकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आखिर में आते आते जब उनको यह एहसास हो गया कि देश की जनता मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर उनके साथ खड़ी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को दाएं बाएं करके फिर से एक बार उन्होंने हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला। मस्जिद मंदिर के बीच में जनता को उलझाने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने उनकी इस बार उनके इस मंशा पर पानी फेर दिया। यानी कि जहां अयोध्या में राम मंदिर बना था, वहीं भाजपा के सांसद लल्लू सिंह हार गए और खुद प्रधानमंत्री मोदी जो बनारस में चुनाव लड़ रहे थे, उनकी हार जीत का अंतर निहायत कम हो गया। वो केवल 1.5 लाख वोट से ही जीत पाए। और दिलचस्प बात यह है कि जिन राहुल गांधी को दिन भर भाजपा और केंद्र सरकार के मंत्री कोसते रहे, वो वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से 4 लाख के अधिक वोटों के अंतर से जीत गए। इससे साफ जाहिर हो रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं पे भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर दाग लगता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी का जादू जो था वो अब फीका पड़ने लगा है। यानी 37 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार हारे हैं। उनके खास गढ़ में, यानी अयोध्या साइड में जितनी भी सीट थी, 8-9 सीटें थीं, वहाँ पे सभी जगह पे भाजपा के कैंडिडेट को भारी अंतराल से मात खानी पड़ी है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। खास तौर से जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अपने चुनावी भाषणों में मूल मुद्दों को पकड़े रखा, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री लोगों को मंगलसूत्र से लेकर मुजरा तक की बातों में बहलाने की कोशिश कर रहे थे। जनता ने उनके इस घटिया सोच पर अपना फैसला, अपनी मोहर लगा दी और यूपी में उनको 33 सीटों पर ला दिया। इस तरीके से ये साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से जनता उनके जो मुद्दे हैं उनको साथ देने वाली नहीं है। लेकिन जो किसी तरीके से केंद्र में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी बन चुके हैं। उन्होंने अब ये कहना बंद कर दिया है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार वो सिर्फ एनडीए सरकार का ही नारा दे रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार 2 बैसाखियों पर टिकी है। एक जनता दल यू और दूसरी है तेलुगु देशम पार्टी। दोनों ही नेताओं की बैसाखी पर
केंद्र सरकार टिकी हुई है। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में ये कह दिया है कि जब चाहेंगे तब हम केंद्र सरकार गिरा देंगे। इस बात को उन्होंने कहा और इंडिया गठबंधन के सभी नेता जानते हैं कि राहुल गांधी ऐसे ही जब बयान नहीं देते हैं। राहुल गांधी ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि उन्होंने दो जगह से चुनाव लड़े थे, एक केरल के वायनाड से, दूसरा यूपी के रायबरेली जगह से। अब उनको इस बात की पशोपेश थी कि किस सीट को रखें और किस सीट को छोड़ें। इस बात को लेकर उन्होंने 2 दिन पहले ही ये फैसला लिया कि वो रायबरेली की सीट को अपने पास रखेंगे और वायनाड से अपनी छोटी बहन प्रियंका वाड्रा गांधी को चुनाव लड़ाएंगे। इस तरीके से ये साफ जाहिर हो रहा है कि यूपी और उत्तर भारत की तरफ से लेते हुए राहुल गांधी अपना आंदोलन जारी रखेंगे और दक्षिण को संभालने के लिए उन्होंने प्रियंका गांधी को जिस तरीके से तैनात किया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस देशव्यापी पार्टी बनने जा रही है। और इस बात से कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी जनता से जुड़ने के कला जानती हैं, उनमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि है, साथ ही उनके बोलने की शैली सबसे ज़्यादा प्रभावी है कि वो जनता को अपने से कनेक्ट कर लेती हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए वो इतना अच्छा बोलती हैं कि जनता उनके सामने उनको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। प्रियंका गांधी में एक और क्वालिटी है, सबसे बड़ी क्वालिटी, कि वो कभी भी अपशब्द या अभद्र भाषा का प्रयोग अपने भाषणों में नहीं करती हैं। चाहे वो कितनी भी कठिन या कठोर बात कहेंगी, लेकिन इस बात का उनको एहसास रहता है कि उनको इस बात की मर्यादा है उनके अंदर कि वो किसी के खिलाफ भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो सबसे यंग लीडरों में आती है। पहली बार 20 साल 2 दशक के राजनीतिक कैरियर में उन्होंने अभी तक कोई भी चुनावी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब वायनाड से वो चुनाव लड़कर और ये सिद्ध कर देना चाहती हैं कि उनके अंदर काबिलियत है और वो देश के हित की बात करती हैं। सबसे बड़ी बात, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ रहती हैं और हर किसी को जोड़ने का प्रयास करती हैं। जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों के जरिए लोगों के अंदर वैमनस्य, पारंपरिक हिंसा और अज्ञानता की बात फैलाकर लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं। मैं 2 इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने और हिंदुस्तान के सब रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको नुकसान हुआ है, मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको यह बात समझ आ जाएगी। आपका पैसा गया है, आपकी कमाई गई है, आपको नुकसान हुआ है, और इसमें करोड़ों युवा हैं जो ईमानदार हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने आपको मैसेज दिया कि 4 तारीख को स्टॉक मार्केट आसमान छुएगी, और आपने उन पर भरोसा किया। मगर सच्चाई यह थी कि नरेंद्र मोदी को मालूम था कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान नहीं छुएगी। 4 जून को स्टॉक मार्केट का जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी और बीजेपी का जो इंटरनल असेसमेंट था 220 सीट का, वो उनके हाथ में था। तो मेरा यह सवाल है और मैं आपसे, इन्वेस्टर से कहना चाहता हूं कि आपको जो चोट पहुंची है, जो आपको दर्द हुआ है, वो चोट नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के बयान ने आपको पहुंचाई है। और हजारों करोड़ रुपए किसी ना किसी ने चोरी किए हैं। वो आपके जेब से गए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के जेब से गए हैं। तो मैं चाहता हूं, आपके लिए बोल रहा हूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर ने आपको यह गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी, और ये कौन लोग हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इस दिन फायदा उठाया। ये देखिए ग्राफ है, ये
ये रेड चार्ट जो है इसको देख लीजिए। ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये ग्रे वाली नॉर्मल ट्रेडिंग है। और ये जो ट्रेडिंग है ये अबनॉर्मल ट्रेडिंग है, ये 2-3 गुना है। और फिर ये हुआ है नुकसान। तो ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से मैं पूछ रहा हूं कि इसमें आपका क्या रोल था। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पूछ रहा हूं, आपकी मदद करने के लिए पूछ रहा हूं। और इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपके लिए होगा। चुनाव के समय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री आकर आपको सिर्फ इधर उधर की बातें बताते हैं। आजकल मेरी बहनों की बातें करते हैं, आपके मंगलसूत्र की बातें करते हैं, आपके गहनों की बातें करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि ये कहां थे जब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ अत्याचार हुआ? कहां थे ये लोग जब हाथरस और उन्नाव में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और उन महिलाओं को जला दिया गया? तो मोदी जी ने किसके पक्ष में बोले? क्या महिलाओं के पक्ष में बोले? क्या मोदी जी की सरकार ने उन अपराधियों की रक्षा की? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहने आया हूं ये संविधान बचाने का भी चुनाव है और ये संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है। यही संविधान है जो हमारे हक अधिकार की रक्षा करता है। यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है। और ये भी आप लोग जान गए होंगे कि इधर जो देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखे हैं। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो सावधान आप लोग। इसलिए जहां हम अपने लोगों से सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं, वहीं अपने हम बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने का है।
इसलिए हमारा इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, जिससे आने वाले समय में हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचा सकें।